गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे पॉलिटिकल थिंकर की जिसकी आइडियोलॉजी उस समय बहुत इम्पोर्टेंट थी जब एक डार्क एज चल रहा था, जब मध्य युग जो था उसके बाद ये आए। और मध्य युग के बारे में कहा जाता है कि वो नॉन पॉलिटिकल था और अराजनीतिक था और एक डार्क एज था, अंधयुग था। उस समय राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में कोई नवीन पद्धतियाँ, कोई नवीन विचार नहीं आ रहे थे। उस समय मैकियावेली ने एक नए विचारों के साथ राजनीतिक क्षेत्र के राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में पदार्पण करते हैं और उनकी आइडियोलॉजी क्या है, आज इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। गैटली कहते हैं कि मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक था और सवाइन ये कहते हैं कि संपूर्ण जो पुनरुत्थान था, जो रेनेसा था, वो मैकियावेली में आ गया था। और मैक्सी ने भी मैकियावेली को सबसे पहला आधुनिक राजनीतिक चिंतन कहकर पुकारा है। मध्ययुग के बाद जो राजनीतिक विचारक थे, उनका जो चिंतन था वो चर्च और स्टेट के पारस्परिक संबंधों पर ही था। और इसके विपरीत मध्ययुग के लीक से हटकर मैकियावेली ने राजनीति में धर्मवाद और नैतिकतावाद का अनुसरण करने के बजाय शुद्ध व्यवहारवाद का अनुसरण ये करते हैं। उन्होंने राजनीतिक दर्शन को मध्ययुग के पांडित्य से जो अस्पष्टता था उसको हटाकर उन्होंने एक ऐतिहासिक और एक अलग तथ्यों के आधार पर राजनीतिक दर्शन में एक नवीन विचारधारा, एक नवीन जो आइडियोलॉजी थी उसका सूत्रपात करते हैं। वस्तुतः वह एक प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक था जिसने एक प्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय राज्य, इसमें एक सॉवरेन सेकुलर नेशन स्टेट की जो उन्होंने कल्पना की थी। उन्होंने अन्य राजनीतिक विचारकों से अधिक राज्य शब्द को एक मॉडर्न रूप में परिभाषित किया और प्रतिपादित किया। गैटली कहते हैं कि वह प्रथम आधुनिक यथार्थवादी थे जिन्होंने राज्य को स्वयं के लिए जीवित रहना चाहिए और अपने संरक्षण तथा हित के संवर्धन का उद्देश्य रखना चाहिए, ये उन्होंने राज्य के संदर्भ में बताया। अगर हम बात करें कि मैकियावेली का जन्म कब हुआ, इन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया, तो मैकियावेली का जन्म जो है वो इटली के पुनर्जागरण आंदोलन के जो नगर था फ्लोरेंस में उस समय हुआ था 1469 में। उन्होंने बहुत हायर एजुकेशन तो नहीं ली थी पर लैटिन का उन्हें अच्छा नॉलेज था। इसके साथ ही साथ वो 1512 में फ्रांस के जो द्वितीय सचिव थे उसके उच्च पद पर पहुंचे। उसके बाद वो फ्लोरेंस के दूत बनकर बहुत सारे विदेशी राज्यों में गए, पर उनकी लाइफ में एक टर्न तब आया जब 1502 में वो पोप अलेक्जेंडर के बेटे ड्यूक सीजर बोर्जिया के संपर्क में आते हैं। मैकियावेली इनसे अधिक प्रभावित होते हैं कि उन्हें अपना एक आदर्श, एक अपना आइडियल मैन मानते हैं और जो उनकी बुक है द प्रिंस, उसके एक नायक के रूप में, उसका हीरो के रूप में ड्यूक सीजर बोर्जिया के बारे में वो चित्रित करते हैं। 1512 में फ्लोरेंस के गणराज्य में एक पॉलिटिकल चेंज होता है जहाँ पर मैकियावेली जो है उसकी भी लाइफ चेंज हो जाती है। और इसके बाद स्पेन के समर्थकों ने जो यहाँ पर एक जंग होती है, यहाँ पर एक वॉर होती है जिसमें स्पेन के समर्थक जो फ्लोरेंस में आते हैं उन्होंने मैकियावेली को अन्य व्यक्तियों के साथ देश निकाला दे देते हैं और उसके बाद उनकी लाइफ जो है वो ईजिली नहीं चलती है और उसके बाद वो जेल में डाल दिए जाते हैं। लेकिन बाद में वो जेल से छूटते भी हैं, लेकिन इस शर्त पर कि वो सार्वजनिक जीवन में कोई प्रतिभाग नहीं करेंगे। और इसके बाद वो अपने जीवन का जो शेष 15 वर्ष है वो सैन कैसियानो गांव में रहते हैं और वहीं पर अपनी सारी जो राइटिंग है वो करते हैं और सारी कृतियाँ उन्होंने इसी अवधि में लिखी और 1527 में 58 ईयर्स की अवधि में उनकी मृत्यु हो जाती है। मैकियावेली की रचनाओं के बारे में बात करें, उनके जो वर्क्स था तो सबसे इम्पोर्टेंट है द प्रिंस एंड डिस्कोर्सेज ऑफ लिवी। इसके अलावा उनकी जो बुक का नाम है वो हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, एक्ट ऑफ वॉर एक्सेट्रा हैं। और यहाँ पर जो मैकियावेली हैं वो अपनी जो द प्रिंस है उसको डेडिकेटेड करते हैं ड्यूक सीजर बोर्जिया को। वो ये कहते हैं कि बोर्जिया ने जिस तरीके से अपने कौशल, निरंकुशतावाद और चालबाजियों के द्वारा बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की, इसी कारण वो मैकियावेली के हीरो बन जाते हैं, आदर्श शासक बन जाते हैं। और इसी संदर्भ में वो द प्रिंस का जो हीरो रहता है वो इन्हीं को डेडिकेटेड करते हैं। और ये जो द प्रिंस है वो 26 अध्याय में विभक्त है और इसके साथ ही साथ उन्होंने इस संदर्भ में उन्होंने राजतंत्र और सेनाओं और जो राष्ट्रीय सेनाएं हैं उनके बारे में पूरी व्याख्या उन्होंने की है।
मैकियावेली के बारे में अगर हम और बात करें, जो उनका मानव संबंधी जो विचार है कि उन्होंने ह्यूमन नेचर को किस तरीके से डिस्कस किया, वो उनका क्या आइडियोलॉजी था कि मानव कैसा होता है, तो मैकियावेली जो है वो नैतिकता, धर्म और राजनीति का जो पारस्परिक संबंध है उससे अलग हटकर वो अपनी एक मानव संबंधी विचारधारा के बारे में अपना थॉट देते हैं। वो ये कहते हैं कि जो मानव स्वभाव है, अगर हम उसका एक ऐतिहासिक अवलोकन करें, अगर हम उसका स्टडी करें, तो वो ये देखते हैं कि जो उस समय इटली का जो इटली समाज की जो दुर्दशा थी, इसके साथ जो संत समान जो बहुत सारे लोग थे जिनकी हत्या हुई, अनैतिक साधनों का प्रयोग करने वाले सीजर बोर्जिया की सफलता हुई, पोप जैसे जो हायर जो पोस्ट पे रहते हैं उनका जो चारित्रिक पतन हुआ, ये सब ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण मैकियावेली जो है उनके माइंड में ये आ गया कि जो ह्यूमन नेचर है वो बहुत बुरा है, बहुत घृणित है। और इसी धारणा को लेकर मैकियावेली चलते हैं कि मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी और बिल्कुल दुष्ट होता है। उनकी धारणा थी कि मनुष्य जन्म से ही बुरा होता है, उसमें कोई अच्छाई नहीं होती है और मनुष्य जो है वो भी विभिन्न कमजोरियों से ग्रस्त भी रहता है और उसमें कोई सद्गुण नहीं होता है, कोई वर्च्यू नहीं होती, कोई परोपकार नहीं होती, कोई नैतिकता नहीं होती है। यहाँ तक कि उन्होंने प्रिंस जो उनकी फेमस बुक है उसके 17th चैप्टर में वो लिखते हैं कि सामान्य रूप से मनुष्यों के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो कृतघ्न, चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। वे तभी तक आपके बने रहते हैं जब तक सफलता आपके पास है। वे तभी तक आपके लिए जीवन, रक्त, संपत्ति और बच्चों का बलिदान करते हैं जब तक कि वास्तव में ऐसे बलिदानों की आवश्यकता दूर होती है। लेकिन अगर ऐसी आवश्यकता अगर आ जाती है तो वो आपके विरुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य तभी किसी से प्रेम करते हैं जब तक कि उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। ये उन्होंने अपनी द बुक द प्रिंस में उन्होंने अपनी बातों को लिखा। इसके साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि जो कार्य करने की जो प्रेरणा होती है वो मनुष्य के स्वार्थ पर ही टिकी होती है। मनुष्य एक पशु के समान है जिसमें कोई अच्छाई नहीं होती है। वह किस चीज़ से प्रेरित होता है, वो ऐसी कौन सी पावर है जो ह्यूमन बीइंग को आगे करती है या मोटिवेटेड करती हैं? वो है भय, शक्ति और अभिमान। यानी कि जब तक उसके अंदर फियर ना हो, कोई पावर के थ्रू उसको कंट्रोल में ना करे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन बीइंग को प्रेरित करती हैं, उसे मोटिवेटेड करती हैं। प्रिंस में वो लिखता भी है कि लोग न केवल डरपोक और अज्ञानी होते हैं बल्कि स्वभाव से दुराचारी होते हैं। वे आवश्यकता पड़ने पे ही सचरित्र दिखाई पड़ते हैं। लोग अपनी वासनाओं के दास और प्रथम श्रेणी के स्वार्थी होते हैं। डिस्कोर्सेस जो उसकी दूसरी बुक है उसमें भी वो ह्यूमन नेचर को क्रिटिसाइज करते हैं और लिखते हैं कि मनुष्य स्वभाव से ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी होता है। मनुष्य अपने व्यवहार में दो तत्वों से परिचालित होता है, एक है प्रेम और दूसरा है भय। इट्स मीन्स लव और फियर, यही दो ऐसी एलिमेंट्स हैं जो ह्यूमन नेचर को मोटिवेटेड करती हैं और इसी के आधार पर व्यक्ति जो है अपने व्यवहार को करता है। उसका व्यवहार जो है इन्हीं दोनों तत्वों पर टिका होता है। और इन दोनों के अलावा एक और प्रवृत्ति होती है जो सबसे पावरफुल है और वो है धनोपार्जन। इसमें कितना अधिक जो धन है, जो मनी है, उसको कलेक्ट हम कर सकें। मैकियावेली मनुष्य की लोभी और स्वार्थी जो प्रवृत्ति है उसको भी बताते हुए ये कहते हैं कि अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सरलता से क्षमा कर देता है। इट्स मीन्स प्रॉपर्टी इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन फैमिली एंड एक्सेट्रा। मतलब कि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जो बाकी सारी चीज़ों से अधिक इम्पॉर्टेंट है और ह्यूमन बीइंग जो है उसी को पाना चाहता है। हॉब्स के समान मैकियावेली भी मानता है कि मनुष्य में जो इच्छा तत्व है उसकी प्रधानता होती है और ये इच्छाएं असीम होती हैं, अनंत होती हैं और मनुष्य अपने जो जितने भी काम होते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही करता है और इसमें सबसे बड़ी इच्छा होती है संपत्ति की। और संपत्ति की जो आकांक्षा है, जो प्रॉपर्टी है, वही मनुष्य के कार्यों के लिए एक शक्तिशाली प्रेरक होता है। यहाँ पर वो यहाँ पे कहते भी हैं कि प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि संसार की जो सर्वोत्तम वस्तु उसी के जीवन के लिए हो और इसी उद्देश्य से वो प्रेरित होकर हर समय कंपटीशन में, हर समय प्रतिस्पर्धा में लगा रहता है। और यहाँ पर मैकियावेली ये भी लिखते हैं कि प्रेम और भय दो ऐसी शक्तियाँ हैं जिनके द्वारा मानव से कुछ भी काम लिया जा सकता है और उन्हें वश में किया जा सकता है। लेकिन शासकों को प्रेम के स्थान पर भय यानी फियर का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि वो फियर से ही, यानी शासक जो है वो भय से ही जनसाधारण को बाध्य कर सकता है कि वो उसकी आज्ञाओं का पालन करें।
यहाँ पर मैकियावेली जो है वो जो ह्यूमन नेचर का जो स्टडी करते हैं उसके बारे में ये भी लिखते हैं कि जो उसका उनका जो स्टेट है, जो उनका शासन संबंधी जो विचारधारा है वो उनकी मानव संबंधी विचारधारा पर आधारित है। क्योंकि मानव स्वभाव दुष्ट और धोखेबाज होता है, इसलिए उसका साथ निभाने के लिए सरकार को भी उतना निरंकुश होना चाहिए, उतना एब्सोल्यूट होना चाहिए और पावरफुल होना चाहिए। मानव जीवन में भय तत्व की प्रधानता को दृष्टि में रखते हुए वो किंग को एक सजेशन देते हैं कि उसे प्रजा से ऐसा होना चाहिए कि प्रजा उसे डरे, यानी कि वो अपना फियर दिखाए, वो अपनी पावर दिखाए और एक भय की व्यवस्था बनाए रखे। यहाँ पर मैकियावेली जो है वो ह्यूमन नेचर के बारे में ये सारी चीज़ें कहते हैं और ह्यूमन नेचर के बारे में ही को ही ध्यान में रखते हुए वो किंग को भी एडवाइस करते हैं कि राजा में शेर या का साहस और लोमड़ी की चालाकी दोनों होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें कि ह्यूमन नेचर को किस तरीके से जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है हम उसको किस तरीके से क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैकियावेली ने जो ह्यूमन नेचर के बारे में जो एक चित्र प्रस्तुत किया है वो एक तरफा है। ठीक है कि ह्यूमन नेचर जो होता है उसमें कुछ कमजोरियाँ भी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें केवल कमजोरियाँ या दुष्टता ही होती है, उसमें अच्छाइयाँ भी होती हैं, उसमें परोपकार भी होते हैं। और वस्तुतः ह्यूमन नेचर में ये दोनों एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अगर प्रबल स्वार्थ भी होता है तो परोपकार की भावना भी होती है। मानव स्वभाव के बारे में मैकियावेली की जो धारणा है वो इटली निवासियों के बारे में थी और वहाँ के पॉलिटिशियन के बारे में थी। वहाँ पर उन्होंने जो अपना स्टडी की थी उसके आधार पर उन्होंने ह्यूमन नेचर को डिस्कस किया था। बट ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं हो सकता, ये नहीं स्वीकार किया जा सकता कि चूँकि इटली के निवासी बुरे थे इसलिए विश्व के समस्त नागरिक भी बुरे हैं। मैकियावेली ने मानव संबंधी जो अपनी धारणा प्रस्तुत की वो पूर्ण रूप से देश और काल पर आधारित हो सकता है, लेकिन वो एक छोटे समय के लिए हो सकता है और ये हो सकता है कि किसी एक देश या किसी एक समय काल में उस तरीके के लोग हों, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर समय वैसे भी हों। मैकियावेली की जो मानव संबंधी जो धारणा है वह अतार्किक है, अनरीजनेबल है और अवैज्ञानिक भी है। उन्होंने मानव संबंधी दोषों को हॉब्स की भांति वैज्ञानिक माना और उसी के आधार पर उन्होंने इसे प्रूव करने का प्रयास भी किया, लेकिन वो मानव स्वभाव को ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि वो नहीं बताते हैं वो कि अगर इस तरीके का अगर ह्यूमन नेचर में इस तरीके की बुराइयां हैं तो हम किस तरीके से ह्यूमन नेचर को बदल सकते हैं, किस तरीके से मानव स्वभाव को हम अच्छा भी कर सकते हैं। या और मैकियावेली की जो धारणा है वो पूरी तरीके से हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर ह्यूमन नेचर अगर इस तरीके का है तो हो सकता है कि हम उनको ट्रेनिंग देने के बाद हम उसमें सुधार कर सकें या कुछ। अगर हम ट्रेनिंग की अगर हम लोग बात करें तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो मानव स्वभाव में बहुत परिवर्तन ला सकती है। शिक्षा का एक ऐसा प्रसार हो सकता है जिससे ह्यूमन नेचर जो है उनकी जो स्वार्थ संबंधी या उनका जो बैड हैबिट है उसको कंट्रोल में किया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ ह्यूमन नेचर के बारे में जो वो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है वो इस तरीके का है, तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर ह्यूमन नेचर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं। हो सकता है एक समय में वो हो, लेकिन वो आगे जाके परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ पर जो मैकियावेली है वो अपने राज्य और शासन संबंधी विचारधारा को भी बताते हैं और वो ये कहते हैं कि जो शासन और विचारधारा संबंधी जो विचारधारा है जो ह्यूमन नेचर पर ही आधारित है। तो यानी जैसा ह्यूमन होगा, जैसा कि वहाँ पे लोग होंगे, उसी तरीके का सरकार भी होगा, शासन संबंधी भी होगा। वो ये कहते हैं कि मानव स्वभाव चूँकि दुष्ट और धोखेबाज है, इसलिए उसको कंट्रोल में करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो भी एब्सोल्यूट होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको बिल्कुल दयावान नहीं होना चाहिए, वहाँ पर उसको ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे डरें। और एक कुशल शासक ही है जो जो ह्यूमन नेचर की जो दुर्बलताएं हैं, जो उनकी कमजोरियां हैं, उसको ध्यान में रखकर छल और बल का प्रयोग करे और एक अच्छे शासक के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करे। वो यहाँ पर ये कहते हैं कि व्यक्ति के स्वभाव में चूँकि ये इच्छा होती है कि उसके पास अधिक से अधिक प्रॉपर्टी हो, तो यहाँ पर मैकियावेली कहते हैं कि बुद्धिमान शासक भले व्यक्ति की हत्या कर दे लेकिन उसकी संपत्ति को न लूटे। और इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि राजा में शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी दोनों होनी चाहिए। शासन के बारे में मैकियावेली ये भी एक कोटेड करते हैं कि जिन राज्य के नागरिकों में मानवीय सद्गुण हों, जो वर्च्यू हों, जो अच्छे हों,
वहाँ पर तो गणतंत्री व्यवस्था, डेमोक्रेटिक सिस्टम तो आ सकती है, ठीक तरीके से काम भी कर सकती है, लेकिन जिन देशों के नागरिकों में मानवीय गुण न हो और उनका अभाव हो, तो ऐसे देशों के लिए ज़रूरी है एब्सोल्यूट मोनार्की, यानी कि निरंकुश राजतंत्र, ताकि वो वहाँ के लोगों को बिल्कुल पूरी तरीके से कंट्रोल में करके उस कंट्री में पीस को स्टेबल कर सके। यहाँ पर मैकियावेली जो है वो ये कहते हैं कि राजनीति शास्त्र में मैकियावेली जो है वो पहले ऐसे विचारक हैं जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन एंड मोरालिटी, यानी उन्होंने राजनीति से धर्म और नैतिकता का पृथक्करण कर दिया, और इसको एक्सपोनेंट करने का जो श्रेय है वो मैकियावेली को मिलता है। प्लेटो राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का एक अंग मानता था, और अरस्तु भी इसी तरीके की चीज़ों को मानता था। लेकिन यहाँ पर जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसमें जो सेकुलर जो आइडियोलॉजी है, यानी धर्मनिरपेक्ष विचार है, वो मार्सिलियो ऑफ पाडुआ में भी हमें देखने को मिलता है, और मैकियावेली भी जो है उन्हीं के विचारों से बिल्कुल निकट है, क्योंकि उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का प्रतिपादन किया। लेकिन जो मिडिल एरा था, जो मध्य युग था, उन्होंने किसी न किसी रूप में धर्म और राजनीति को संयुक्त माना, ज्वाइंट माना, और यहाँ पर इन दोनों को सेपरेट करने का जो पहला जो श्रेय है वो मैकियावेली को जाता है। मैकियावेली न तो ईसाई धर्म की मान्यताओं को मानते थे और न ही दैवी कानून के अस्तित्व को स्वीकार किया। वो ये कहते थे कि मैं नहीं मानता कि मानव से अधिक कोई अदर वर्ल्ड भी है, कोई पारलौकिक जो उद्देश्य है। संत एक्विनास की इस बात को पूरी तरीके से इनकार कर देते हैं कि भावी जीवन में आनंद पाने के लिए मनुष्य को ईश्वरीय कानून को मानना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। मैकियावेली ये कहते हैं कि मानव जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, और वो है इस जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति। यहाँ पर वो अपने प्रिंस को किसी भी प्रकार की नैतिक सीमाओं में नहीं बांधते हैं। वो ये कहते हैं कि राजा के उद्देश्यों को प्राप्त करने, उसे एकीकृत करने के लिए और शक्तिशाली बनाने के लिए राजा को आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के छल और अनैतिक, अच्छा बुरा, सभी वैध अवैध सभी साधन अपनाए जाने चाहिए। यहाँ पर मैकियावेली वो कहते हैं कि राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। साधन तो सदैव आदरणीय ही माने जाएंगे और सामान्यतः उनकी प्रशंसा ही की जाएगी। और मैकियावेली ये भी कहते हैं कि न तो कोई प्राकृतिक कानून है और न ही सार्वभौमिक रूप में स्वीकृत कोई अधिकार। राजनीति को नैतिकता से बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, पृथक होना चाहिए, साध्य ही साधनों का औचित्य है। और उन्होंने मोरालिटी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पब्लिक मोरालिटी और एक प्राइवेट मोरालिटी। प्राइवेट मोरालिटी जो है यानी कि व्यक्तिगत नैतिकता, वो कहते हैं कि राजा और के लिए ये है, और यहाँ पर वो कहते हैं कि जो पब्लिक मोरालिटी है यानी कि जनता का कल्याण इसी में है कि वो अपने राजा की आज्ञाओं का पालन करे। यानी कि वहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं कि जो किंग है वो किसी भी मोरालिटी को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन जो पब्लिक मोरालिटी यानी जन नैतिकता, जो प्रजाजन है, उनका काम यही है, उनके अंदर उनका नैतिकता का पालन तभी हो पाएगा जब वो किंग को फॉलो करेंगे, उनके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। यहाँ पर वो राज्यों को 2 भागों में विभाजित भी करते हैं, स्वस्थ और अस्वस्थ। हेल्दी या स्वस्थ राज्य वो होता है जो हमेशा युद्धशील होता है, संघर्ष में लगा रहता है, और जो अस्वस्थ राज्य होता है वो शिथिल होता है, वो किसी भी संघर्ष में नहीं होता है। और यहाँ पर जो मैकियावेली है वो ये कहते हैं कि मेरे प्रिंस को ये चाहिए कि वो हमेशा युद्धशील रहे। और यहाँ पर मैकियावेली ये कहता है कि स्वस्थ राज्य वही है जो अपने देश की सीमाओं को अधिक से अधिक बढ़ाए। और यहाँ पर वो प्रिंस और डिस्कोर्सेस में इस बात पर बल देता है कि राज्य को अधिक से अधिक प्रदेश को निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। और यहाँ पर मैकियावेली का जो एम था वो ये था कि इटली का एकीकरण हो सके। मैकियावेली राज्यों के वर्गीकरण को भी बताते हैं, और यहाँ पर वो जो सरकार का जो वर्गीकरण करते हैं वो अरस्तु की ही भांति करते हैं। और यहाँ पर उन्होंने अरस्तु की ही तरह यहाँ पे उसको 6 भागों में विभाजित किया है। एक है आपका नॉर्मल और दूसरा है विकृत रूप। और यहाँ पर जो मैकियावेली है वो ये कहते हैं कि गणतंत्र और राजतंत्र की तुलना जो वो करते हैं डिस्कोर्सेज में, वो यहाँ पर
ये कहते हैं कि गणतंत्र यानी जो रिपब्लिक है वो ज़्यादा उपयोगी है। इसका बहुत सारे कारण उन्होंने बताया। पहला है, उन्होंने कहा कि गणतंत्र में शासन की जो बागडोर होती है वो जनता के हाथ में होती है, और जो जनता होती है एक व्यक्तिगत राजा की अपेक्षा अधिक समझदार होती है। दूसरा कारण उन्होंने ये कहा कि राज्य के पदाधिकारियों के चयन में जनता का निर्णय किसी एक राजा की अपेक्षा सही होता है। तीसरा उन्होंने कहा कि राजतंत्र में जो राज्य की प्रकृति होती है वह समयानुकूल परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन जो रिपब्लिक होती है उसमें राज्य का स्वरूप और उसकी आवश्यकता वो परिवर्तित होती रहती हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि राजा राज्य के निर्णय के लिए उत्तम है, लेकिन राज्य को कायम रखने के लिए रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र ही अधिक उपयोगी होता है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये 6 बताएं, और यहाँ पर वो जो मोनार्की है उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन कहते हैं वो ये मानते हैं कि राजतंत्र और गणतंत्र इनमें से कोई भी शासन व्यवस्था सभी परिस्थितियों के लिए ठीक नहीं है। वो आदर्श शासन व्यवस्था में गणतंत्र को मानते हैं, और वो कहते हैं कि सामान्य स्थिति में राजा मूर्ख होते हैं और लोगों में निर्णय लेने और न्याय करने की क्षमता अधिक होती है। लेकिन अगर मानव स्वभाव में कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाए, वो स्वार्थी हो जाए, तो इस तरीके की परिस्थितियों में गणतंत्र को अपनाना संभव नहीं है। इसी कारण वो मोनार्की की बात करते हैं, राजतंत्र की बात करते हैं, और वो कुलीनतंत्र यानी एरिस्टोक्रेसी की कठोर आलोचना करते हैं। और वो ये कहते हैं कि ये जो एरिस्टोक्रेसी है वो आलसी और होता है, और दूसरों की श्रम की जो चोरी द्वारा अपना जीवन जो है वो व्यतीत करता है। इसी के आधार पे वो ये कहते हैं कि जो राज्यों का जो सरकारों का वर्गीकरण करते हैं, और उसमें यहाँ पर वो इसके आगे वो बताते हैं कि राजा यानी जो द प्रिंस है उसका आचरण कैसा होगा, और उसका जो शासन है वो किस तरीके का होगा, उसकी शासन कला का सिद्धांत किस तरीके की होगी। तो वो कहते हैं कि उसे अधिकाधिक शक्ति का अर्जन करना चाहिए, यानी माइट इज़ राइट। वो ये कहते हैं कि जो पावर है वही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का एक केंद्रीय तत्व होता है। अतः मैकियावेली अपने शासक को अधिक से अधिक पावरफुल बनने के लिए उसे बनाए रखने, उसका विस्तार करने का निर्देश देता है। और यहाँ पर मैकियावेली का ये कहना है कि शासक का मूल कर्तव्य बाहरी आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक से क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है, और ये कार्य तभी हो पाएगा जब शक्ति होगी। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि राजा में शेर और लोमड़ी के गुणों को धारण किया होना चाहिए। शेर अपने आप को जाल में फंसने नहीं देता, और जो लोमड़ी होती है भेड़िए से अपनी रक्षा नहीं कर पाती है। इसीलिए उनका ये मानना था कि राजा को लोमड़ी की चाल भी होनी चाहिए, और भेड़ियों को कैसे डराना है वो भी होना चाहिए। इसके साथ ही उसके पास शेर जैसी ताकत भी होनी चाहिए, पावर भी होनी चाहिए, और यानी कि वो यहाँ पर वह राजा को उच्च कोटि का बहुरूपिया बनना चाहिए, और आवश्यकता पड़ने पर अपना वचन भंग करके लोमड़ी की चाल चलनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर वो ऐसा पॉलिटिशियन होना चाहिए जिसमें धोखा देने की भी कला हो और इतनी दृढ़ता हो कि वह अपनी कंट्री को चला सके। इसके साथ वो ये कहते हैं कि जो सैनिक शक्ति है, जो एक राष्ट्रीय जो सेना है वो होनी चाहिए, और क्योंकि कंट्री की रक्षा करने के लिए एक शक्तिशाली राष्ट्रीय सेना का होना बहुत ज़रूरी है। उसे कभी किराए की सेना या भाड़े की सेना पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कानूनों का कठोरता रूप से पालन करना चाहिए, सैनिक शक्ति का विस्तार करना चाहिए, युद्ध की स्थिति बनाए रखना चाहिए, और क्योंकि राज्य को हमेशा विस्तार करना चाहिए, उसका जो बाउंड्री है उसमें हमेशा इंक्रीज करता रहे। विस्तार करो या नष्ट हो जाओ, उसकी कहावत सही है। और यहाँ पर युद्ध की स्थिति से न केवल सैनिकों में बल्कि साधारण नागरिकों में भी एक अनुशासन, देशभक्ति, एकता और कठोर जीवन की आदत का विकास होता है। और यहाँ पर मैकियावेली ये कहते हैं कि शासक के लिए युद्ध में वीरता और शौर्य का प्रदर्शन करने से अधिक सम्मानजनक और कोई बात नहीं होती है। और यहाँ पर वो ये कहते हैं कि जो मेरा किंग द प्रिंस होगा वो जनता में लोकप्रिय होगा, प्रेम की अपेक्षा भय का पात्र होना चाहिए। वो अपनी जनता से प्रेम नहीं करेगा बल्कि उन्हें डरा कर रखेगा, तभी जनता जो है उसकी आज्ञाओं का पालन करेगी। इसके साथ ही साथ उसको प्रजा की संपत्ति में कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपत्ति सबकी फेवरेट चीज़ होती है, और यहाँ पर कोई भी नागरिक नहीं चाहता कि कोई भी जो किंग आए वो उनके संपत्ति में इंटरफेयर करे। व्यापार और वाणिज्य का विकास करे, चापलूसों से दूर रहे। इसके साथ ही साथ कला और साहित्य में उसकी रुचि भी होनी चाहिए, बैलेंस ऑफ पावर भी बनाना चाहिए। तो यहाँ पर वो ये सारी चीज़ों को कहता है कि किस तरीके से मेरा जो द प्रिंस है वो इस तरीके के बिहेवियर को वो करेगा।
यहाँ पर हम इसके जो मैकियावेली है उसका मूल्यांकन, उसका जो उसका अगर हम बात करें कि किस तरीके से इसको इवेल्युएट कर सकते हैं, तो अधिकांश विद्वान मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक मानते हैं। एक ओर उसे मध्य युग का अंतिम विचारक कहा जाता है, तो दूसरी ओर से आधुनिक युग में प्रथम माना जाता है। डनिंग के शब्दों में यह कहना है कि वह आधुनिक युग का प्रारंभ करता है, उसी प्रकार से ये भी सही है जैसे कहना कि वह मध्य युग को समाप्त करता है। मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहने का तात्पर्य यही है कि उसने जो मॉडर्न एरा था, जो आधुनिक युग था, उसमें मैकियावेली से ही वो स्टार्ट होता है, और इस युग के प्रारंभ होने के साथ ही साथ जो मध्य युग था, जो मिडिल एरा था, वो खत्म हो जाता है। मैकियावेली ने मध्ययुगीन जो मान्यताएं थी, जो परंपराएं थी, उनकी न केवल उपेक्षा की बल्कि उनका खंडन भी किया, और जो राजनीति थी उसको एक नवीन यथार्थवादी रूप दिया। वह धार्मिक आधार पर राजनीतिक साम्राज्य का विरोधी है। उसका दर्शन और जो विचार है वो मध्ययुगीन जो मान्यताएं थी उसका, जैसे कि पोप तंत्र, पवित्र रोम साम्राज्य, दैवी कानून, नैतिकता, ईश्वरीय शक्ति, इन सारी बातों को वो खंडित करता है, और वहाँ पे एक नई आइडियोलॉजी, नवीन विचारों को प्रतिष्ठापित करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं संक्षेप में कि मैकियावेली जो है वो राजनीतिक विचारों के इतिहास में एक अवर स्थान रखता है। वो एक ऐसा विचारक था जो मध्ययुग और आधुनिक युग दोनों की सीमाओं पर उत्पन्न हुआ, और जिसने मध्ययुग के साथ संबंध विच्छेद करके आधुनिक युग को संभव बनाया। कुछ विचारकों का ये भी कहना था कि आधुनिक युग का जो पीतल के स्थान जो है वो गोंदा को मिलना चाहिए, क्योंकि गोंदा ने ही सर्वप्रथम आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों की जो मूल विशेषता है, संप्रभुता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। लेकिन मैकियावेली जो है वो मॉडर्न एरा के प्रवर्तक के रूप में इसलिए भी माने जाते क्योंकि वही पहले व्यक्ति थे, पहले विचारक थे जिन्होंने व्यवहारिक राजनीति का जो विचार प्रकट किया, उसका पालन आज भी लगभग हर आधुनिक रूप में होता जा रहा है। और मैकियावेली वो प्रथम विचारक था जिसने राजनीति और नैतिकता को अलग किया, और एक जो सेकुलर जो आइडियोलॉजी थी उसको जन्म दिया, और जो कि आज आधुनिक युग की विशेषता है। मैकियावेली ने ही मध्ययुगीन दैवी कानूनों, प्राकृतिक कानूनों, सामंतवाद को अस्वीकार करके राज्य के सकारात्मक कानून, यानी जो पॉजिटिव लॉ, जिसकी बात हम लोग जॉन ऑस्टिन के संदर्भ में भी करते हैं, उसकी बात उन्होंने की। मैकियावेली ने ही राज्य की श्रेष्ठता, शक्ति की राजनीति और वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया। गार्नर का ये मत है, स्टेट शब्द का यानी राज्य शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने ही किया था। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।